हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और सभी को बताऊं, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो आरआरबी एएलपी के अंदर जो फाइनल रिजल्ट आया है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइको में एक एक दो दो नंबर से रह गए, कोई ट्रेड में रह गया था। काफ़ी स्टूडेंट पहले ही सेकंड पेपर में ट्रेड में रह गए थे। तो काफ़ी स्टूडेंट को ये नहीं समझ आ रहा कि हम जो न्यू वैकेंसी एएलपी की आई है उसकी तैयारी करें कि आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करें, किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की लगातार वैकेंसी आ गई हैं और अभी फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे उनके। तो समझ नहीं आ रहा कि उनको तैयारी किसकी करनी चाहिए। और काफ़ी स्टूडेंट एएलपी में सेलेक्ट हो गए, तो वो स्टूडेंट इस ग्रुप डी वाले एग्जाम में कंपटीशन कितना बढ़ाएंगे। और टेक्नीशियन के जो उनके जो पहले कंपटीशन ज्वाइनिंग हो चुकी है वो निकल गए। तो टेक्नीशियन था, एएलपी वाले थे, सभी स्टूडेंट अपना निकल गए। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल वाले बच्चे हुए। तो इनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है आरआरबी ग्रुप डी पर, और कितने मार्क्स चाहिए कि आरआरबी ग्रुप डी के अंदर हमारा इतने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करूंगा, जितने स्टूडेंट आरआरबी एएलपी का मेंस साइको सब कुछ देने के बाद फाइनल से रह गए, तो उनकी बहुत ज़्यादा, देखो, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और प्री से लेके और मेंस तक और फाइनल तक सफ़र करना ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम 2 साल का सफ़र तय किया है उन स्टूडेंटों ने जो आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे थे। कोई सहायकों में एक बैटरी टेस्ट में एक नंबर से रह गया, कोई दो से रह गया, कोई इस इतना अच्छा स्कोर होने के बाद सीबीटी 2 में फिर भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि रिजल्ट में क्या धांधली हुई है, क्या गड़बड़ी हुई है, सब उसको किसी को नहीं पता है। और ना ही जो लगातार वीडियो बना रहे हैं टीचर, ये हो गया जो फाइनल रिजल्ट आने के बाद कुछ भी नहीं होता। और ना ही जब सीबीटी 2 में साइको वगैरह में दिक्कत हुई थी, जब कुछ नहीं हो पाया था, तो अब ये सब वीडियो बनाने से कोई भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकलेगा। फालतू का टाइम ही खराब करना है कि उनको ये मौका मिल जाएगा, उनको साइको में ये गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, तो अब जो इनका एएलपी सीबीटी 2 में नहीं हुआ था उनका फाइनल हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट आएगी, जब हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट आती रहेगी, जब भी आती रहेगी, लेकिन आप उस वेटिंग लिस्ट के चक्कर में ये ना करें कि आरआरबी ग्रुप डी का जो आपके पास एग्जाम है उसको अपने हाथ से निकाल दें। क्योंकि 17 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता ही है कि इसमें जो आरआरबी ने अपनी डेट जारी कर दी है और इसमें 17 नवंबर से काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि पेपर नहीं हुआ, स्टे लगी हुई है। तो आपको बता दूं कि पेपर 17 नवंबर से ही होगा। स्टेटस आपको बता ही दिया, आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, सब कुछ आपको पता चल गया है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस की कितनी तैयारी है, हमने साइंस को कितना पढ़ रखा है। इसमें जितने भी स्टूडेंट फ़ायदा लेंगे वो सब एएलपी में जो फाइनल से रह गए उन स्टूडेंटों को ही फ़ायदा मिलेगा। जो टेक्नीशियन में फाइनल से रह गए उनको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि 2 साल इतना बिगाड़ी है एएलपी के चक्कर, जिन स्टूडेंटों ने साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री लगातार पढ़ी थी प्री में, फिजिक्स को इतनी गहराई से पढ़ा था मेंस के एग्जाम में जो कि वहाँ पर फिजिक्स आती है, तो उनको पूरा पूरा फ़ायदा ग्रुप डी के अंदर मिलेगा। और इसी वजह से 25 क्वेश्चन ग्रुप डी के आएंगे। तो आपको इतना फोकस करना है, जितने भी एएलपी के स्टूडेंट रह गए, कि आप सबसे ज़्यादा आपको फास्ट तरीके से अपना 10 से 12 दिन में अपना रिवीजन साइंस का करके, मैथ रीजनिंग आपने लगातार हर एग्जाम के लिए रेलवे के लिए पढ़ी है, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। लगातार आपको अब से, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अब से लगातार इतने मॉक देने आपको 17 नवंबर तक कि आप खुद ना सोते में भी आपको मॉक ही मॉक दिखाई देने चाहिए। आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस की तैयारी आपने पहले करनी है। अगर आपको डर लग रहा है कि मॉक नहीं दे पाऊंगा, मेरे कम नंबर आएंगे, तो आपको इतना नहीं सोचना कि मॉक नहीं देना, कम नंबर आएंगे, स्कोर कम होगा, ये सब नहीं सोचना। आपको 5 से 6 दिन में अपना साइंस वाइंस का जो भी रिवीजन है, आपके नोट्स एएलपी के पहले से बने रखे होंगे, आप उनका रिवीजन कर लें। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें लगातार। और जितने भी पीवाईक्यू अभी लेटेस्ट पेपर हुए 2024 के अंदर और 25 के अंदर, आरआरबी के जितने भी पेपर हुए, उन लेटेस्ट पेपर के जितने भी मैथ है, रीजनिंग तो आप किसी भी एक पेपर के अगर 4 5 या 10 12 मॉक भी लगा लोगे, तो आपकी रीजनिंग उन्हीं में, अगर उनका अच्छे से एनालिसिस कर लिया, तो आपकी रीजनिंग तो वहीं से कंप्लीट हो जाएगी, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। और आपको मैथ के जितने भी अभी तक शिफ्ट हुई हैं, आरआरबी एनटीपीसी हो, आरपीएफ एसआई हो, एएलपी हो, सीबीटी 2 हो, जेई हो, सबके आपको मैथ का पूरा जितने भी क्वेश्चन है उनका रिवीजन कर लेना है। आप कहेंगे ये कहाँ से मिलेंगी, काफ़ी बड़े बड़े चैनल हैं, टॉप ट्रेंडिंग जीके वगैरह, और भी टीचरों ने, आदित्य सर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, जैसे जैसे आंसर की आती गई थी, तो उन्होंने आंसर की के सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, उनके वहाँ पर आंसर की के क्वेश्चन सब कुछ डाल दिए थे। तो वहाँ से डाउनलोड करके या पीडीएफ निकलवा लें, या अपने टैबलेट या लैपटॉप में उनसे प्रैक्टिस करें। उनको क्या है, अपने
सॉल्यूशन देख लें, यूट्यूब पर भी पड़ा होगा, काफ़ी टीचरों ने उनका सॉल्यूशन मैथ रीजनिंग का कराया था, तो वहाँ से देख लें। अगर खुद से भी उनकी प्रैक्टिस कर लें, जितने भी क्वेश्चन हैं 2024-25 के सभी लगा करके जाएँ। आपको अगर नंबर लेना है, टारगेट आपको 80 प्लस का लेके चलना है। आप सोच रहे हैं 50-60 नंबर पे, 1 लाख कुछ वैकेंसी थी 2022 के अंदर, और उसमें जब सिलेक्शन 50 और 60 नंबर वालों का नहीं हुआ था, तो आप इस बार दिमाग से निकाल दें कि 32,000 जगह में आपका 60-65 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। किसी किसी जोन में कह सकते हैं काफ़ी कट ऑफ जा रही हैं, आरआरबी, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करके चलना है। मैथ के अंदर 25 क्वेश्चन है, तो 25 में से आपके 25 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। 25 नहीं कर पा रहे तो एक दो इधर कैलकुलेशन वगैरह की वजह से गलत हो जाता है, तो आपको 22-23 नंबर तो आपके मैथ के फिक्स होने चाहिए। और रीजनिंग के अंदर 30 में 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। वहाँ 55 नंबर का सिलेबस है, तो 55 में आपके 50 प्लस मार्क्स तो आने ही चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर मैथ रीजनिंग में नहीं कर पाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका 80 प्लस स्कोर हो पाएगा, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर 25 नंबर की साइंस है। इसमें कम से कम आपको 22 से 23 क्वेश्चन सही करके चलना होगा। आपको पीवाईक्यू की रिवीजन करनी है, एनसीईआरटी 9th-10th की आपको लगातार वहाँ से रिवीजन करना है। एक एक लाइन वहाँ से उठ करके क्वेश्चन बनाया जाता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है उनको, और अंडरलाइन करके हाईलाइट करके उन एनसीईआरटी को पढ़ना है। पीवाईक्यू यूथ पब्लिकेशन से रिवीजन करना है। आपको इतना प्रैक्टिस कर ली तो आप साइंस में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। 22-23 क्वेश्चन आपको साइंस में सही करने होंगे। 20 नंबर की जीके आएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर का रोल होगा। करंट अफेयर आपको अक्टूबर तक की आ गई है, तो उसका 2025 की जितनी है उसकी 2 से 4 बार कम से कम रिवीजन कर दीजिए, जितना भी हो सके। स्पीडी की बुक से 10 क्वेश्चन आपको कम से कम 20 में से करंट अफेयर के ही मिलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक पेपर हुए एनटीपीसी हो, 12th लेवल का हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, उनमें सबसे ज़्यादा करंट 10 से 12-12, 15-15 क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने मिले थे। 20 में से आप, मैं नहीं कह सकता कि 10 आएंगे, ज़्यादातर तो 10 से भी ज़्यादा भी आ सकते हैं करंट अफेयर के, क्योंकि वहीं से कट ऑफ क्या है हाई नहीं जाएगी, क्योंकि इतना नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट करंट अफेयर को। तो वहाँ पर आपको मान सकते हैं 8 से 7 क्वेश्चन तो 100% आएंगे करंट अफेयर के 2025 के लेटेस्ट। आपको उतना करके ही चलना है, तभी आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 80 प्लस स्कोर कर पाओगे। आपको मैंने बता ही दिया है। मैथ रीजनिंग 50, आपको उसमें 50 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए। 20 क्वेश्चन आपके इधर सही हो गए, 20-22 क्वेश्चन साइंस में हो गए, और 10 आप वहाँ से क्वेश्चन कर लोगे सही, तो आपका 80 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा। आप ये नहीं कि 80 प्लस का टारगेट लेके चल रहे तो 80 बनाने, 80 नंबर भी लेके आएंगे, कोई कोई 90 भी क्वेश्चन ठीक करेगा वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साइंस है 25 नंबर की। मैथ रीजनिंग फुल में फुल करेगा। सीजीएल वाले भी स्टूडेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, देख रहे हो आप, पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, एग्जाम बाद में हो रहा है, सिस्टम का पता नहीं है, आंसर क्या आ नहीं रही है, तो उस हिसाब से मूव कर रहे हैं सभी ग्रुप डी में आरआरबी की तरफ। तो यहाँ कंपटीशन मैथ रीजनिंग सही करेंगे, फुल में फुल करेंगे, तो इस वजह से भी हाई कट ऑफ जाएगी। तो 80 आपका टारगेट लेके चलोगे, जब जा करके आप 75 क्वेश्चन सही कर पाओगे, तो उस हिसाब से ही आपको टारगेट लेके चलना है। जितने भी एएलपी के स्टूडेंट हैं, जितने भी आरआरबी टेक्नीशियन के स्टूडेंट छटे हुए, वो ये दिमाग ना लगाएं कि ग्रुप डी की जॉब है। आपके माइंड पे एक चीज़ बैठा दी जाती है कि ग्रुप डी की जॉब है, आप क्या ही करोगे, क्या ही सैलरी मिलेगी, क्या काम करोगे। दिमाग से निकाल दें। यूपी पुलिस के जितनी भी पुलिस की नौकरी हैं वहाँ पर जो कर रहे हैं कांस्टेबल की, उससे लाख गुना बढ़िया है ग्रुप डी की। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि आपको सेंट्रल की जॉब है। 2 दूसरे प्रमोशन पे आप ग्रुप सी में कब पहुँच जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगी। पॉइंटमैन की ऐसी जगह होती है ग्रुप डी के अंदर, वहाँ पर कब आपको स्टेशन मास्टर बन जाते हैं, कब टीटी बन जाते हैं। जो टीटी की स्पेशल वैकेंसी नहीं आती है वो इसके ही थ्रू बन जाते हैं। तो आप वहाँ गवर्नमेंट के जो वो एग्ज़ाम निकलते हैं वहाँ पर, जो जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए, तो डिपार्टमेंटली एग्जाम वो देने को मिल जाता है मौका। तो आप तैयारी करते करते कब आपका प्रमोशन हो जाएगा खुद पता नहीं चलेगा। तो आप ये ना सोचें कि आपकी उससे बढ़िया है, उससे कम से कम आपको वहाँ 35-40 हज़ार रुपये मिल रहे होते हैं कांस्टेबल को, और यहाँ पर आपको 50,000 8वें वेतन से कब सैलरी हो जाएगी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये ना सोचें आपको ज्वाइनिंग लेके छोड़ देनी है बाद में नौकरी, वो अलग बात है। लेकिन आप इस टाइम जो कंपटीशन चल रहा है, जो बेरोजगारी है, इस टाइम अपने आपको एक जॉब पक्की कर लेनी चाहिए। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं 2-2 3-3 एग्जाम देते हैं, एक बार सिलेक्शन हो गया। जैसे एएलपी में किस भाई जिनका सिलेक्शन हो गया वो भी ग्रुप डी देंगे, उनको एक शौक होता है कि जॉइनिंग लेटर घर पर मंगाने हमको 3-3 4-4 5-5। तो उनसे भाई ये रिक्वेस्ट है कि अपना ये यहाँ पर एग्जाम देने के बाद कंपटीशन ना बढ़ाएं, कट ऑफ हाई ना करें, क्योंकि आप एक सीट खराब करके चले जाते हैं।
वो किसी एक घर का ये समझ लिए उजाला बन जाएगा, या अच्छी तरह एक सीट मिल जाएगी किसी को, उसके घर में एक रोशनी सी आ जाएगी, तो उस हिसाब से एक सीट को ना बिगाड़ें। आप टेक्नीशियन में सेलेक्ट हो गए, काफ़ी स्टूडेंट इसी बात से कट ऑफ बढ़ा देते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता, सीट बिगाड़ देते हैं, तो आप वहाँ पर पेपर ना दें। आपका सिलेक्शन हो गया है, आप क्या ही करोगे ग्रुप डी की जॉब लेके, और वहाँ पर आप टेक्नीशियन में लग गए हैं, आप जेई में लग गए, आप यहाँ पर एएलपी बन गए, तो आपको इस एग्जाम को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि कंपटीशन हाई ना हो। सबसे यही रिक्वेस्ट है, सभी टीचर भी करते हैं लगातार आपसे। आप क्या है 4-4 5-5 जॉइनिंग मंगाने के चक्कर में आप यहाँ पर कट ऑफ हाई कर देते हैं और सीट को बिगाड़ देते हैं। आपकी जगह पर और कोई स्टूडेंट भी सेलेक्ट हो सकता है, तो आप ये भी सोचा करें। सभी स्टूडेंट अपना मैथ, रीजनिंग और साइंस का टारगेट लेकर चलें। जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी की बात पर ध्यान न दें, मॉक लगातार देते रहें, सेक्शनल मॉक दें और अपनी लगातार प्रैक्टिस करते रहें। जितना रिवीजन हो जाए आप करते रहें। ऐसा नहीं कि बार बार आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने एएलपी में तैयारी करी है, टेक्नीशियन किया है, आरआरबी जेईई दिया है, तो आप आराम से ग्रुप डी को क्लियर करते हुए निकल जाओगे, क्योंकि आपने साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है और पहले से पढ़ रखा है। तो आपको रिवीजन करना है, जितना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन करिए, बार बार करिए और लगातार मॉक दीजिए। आपको स्कोर चेक करना है कि हम कितना स्कोर हर मॉक में अपना इम्प्रूव कर पा रहे हैं और कितना स्कोर हमारा इंक्रीज हो रहा है, उस पर ध्यान देना है। और जो क्वेश्चन आपके मॉक में गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन आप बार बार उस टॉपिक के गलत कर रहे हो, उसके 50-60 क्वेश्चन रिवीजन करिए, बार बार करिए। कि हमने सीआई का क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है मॉक में, तो उसके 100-150 क्वेश्चन आप लगा दीजिए मॉक के तुरंत बाद, फिर अगला मॉक दीजिए। जब आपको पता चलेगा कि सीआई के एसआई के क्वेश्चन जो गलत हो रहे थे वो अब नहीं हो रहे, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। टाइम एंड स्पीड है या किसी रीजनिंग के टॉपिक में, उसके जैसे ही मॉक दे के हटें कि आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसी टॉपिक के तुरंत ही आपके नोट्स हैं या क्लास है, जो भी यूट्यूब से 1-2 घंटे की क्लास लेनी है, उस टॉपिक को तभी क्लियर करें। उस टॉपिक को क्लियर करके जब मॉक दें अगला, तो आपको ऑटोमेटिक स्कोर देखने को मिलेगा अच्छा। तो वही करना है आपको, लगातार हर मॉक को देना है। हर मॉक को 2 सेक्शनल मॉक देने, एक फुल मॉक देने। और आप ये मॉक से जो डरते हैं कि मॉक नहीं दे रहे, अच्छे कम स्कोर होता है, तो आप इस डर को ख़त्म करें। चाहे आपके 5 ही नंबर क्यों ना आए, 2 ही नंबर क्यों ना आए, चाहे 0 में 0 क्यों ना आए, आप मॉक को देना ही देना है। आपको कितने भी नंबर आए आपके, आपको एनालिसिस करना है कि हम किस चैप्टर में कमज़ोर हैं, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, साइंस में किस टॉपिक को हमने बार बार रिवीजन करना है, तो उस पर ध्यान देना है आपको। आपको ये नहीं देना कि स्कोर नहीं हो रहा तो मॉक नहीं दे रहे, डिमोटिवेट हो जाते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप लगातार तैयारी करिए और इस पर ध्यान दीजिए। जितना एएलपी में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इसमें अपनी जॉब लेकर के निकलिए यहाँ से, क्योंकि भाई जो कंपटीशन है, जिस लेवल का कंपटीशन है, आप सोच भी नहीं सकते। जितनी हाई कट ऑफ जा रही है, आपको आगे आने वाले टाइम में हवा भी नहीं लगेगी, और आपका उस लेवल से जैसे फेलियर इंसान होता जाता है, तो उस लेवल से काम भी नहीं करता है उसका माइंड, फिर वो डिप्रेशन में जाता है। तो आपको जल्दी इस जो जंजाल है इससे निकल के बाहर निकल जाना है। आप जॉब के साथ साथ तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं, काफ़ी जेई बने, एएलपी बने, टेक्नीशियन बने, वो भी सेलेक्ट हुए। तो आपको इतना काम नहीं है, आप सेंट्रल की जॉब में जितना आप सोचते हैं, वहाँ रहते हुए भी तैयारी कर सकते हैं आप, और आराम से कर सकते हैं। और आगे आने वाली जितनी बढ़ती हैं उनमें भी अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो आप इस टाइम अपनी ग्रुप डी की जॉब लेकर के निकलिए, और ज़्यादा अच्छा है। और अपना जितना भी रिवीजन करना है, यूट्यूब से थोड़ा दूर रहिए। जितना भी रिवीजन करना है अपना खुद से करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैथ रीजनिंग के अपने पास बुक होनी चाहिए, बुक से प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब की फालतुओं की मैराथन क्लास पर आपको ध्यान नहीं देना। अगर आप मोबाइल पर और ध्यान देते रहे, तो आपका सिलेक्शन कब आपको एक सीट से दूर कर देगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो बस यही जानकारी देनी थी। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।